आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे भाजपा है पीछे। टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधा कि उल्टा चलूं। ये क्या हो गया तुम्हें शेखरू, कहाँ उड़ रहे अरे हो? नहीं बंदरू, मैं कहां उड़ूंगा, मेरी ऐसी औकात कहां। गा मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि गाने का मन कर रहा है, लेकिन शब्द केजरीवाल जी के, यानी मैं नहीं उड़ रहा, अरविंद केजरीवाल जी उड़ रहे हैं। या यूं समझो बंदरू कि उड़ता पंजाब नहीं, पंजाब की जीत के नशे में उड़ती दिल्ली हाई है। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। केजरीवाल काम आता है आपके? 2 दिन से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगह दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही छाए हुए हैं। छाए क्या हुए हैं, छाने के बाद माशाल्लाह बरस भी रहे हैं। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री 1008 केजरीवाल जी ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या चैलेंजेस नहीं दिए। चुनाव लड़ने के चैलेंज से लेके 26 इंच का सीना साबित करने का चैलेंज। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ। क्या इलेक्शन फाइट चैलेंज दिया है, एकदम आइस बकेट चैलेंज की तरह। पर अब कौन सा इलेक्शन आ रहा है पुच्चू? वो मैं आगे बताऊं, पहले ये सुनो कि इस चैलेंज के तुरंत बाद केजरीवाल ने बीजेपी वालों को क्या क्या कमाल का ऑफर दे दिया। बोले तो खुला ऑफर। खुला ऑफर? वो क्या है बांगड़ू? आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर पेश किया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। आपने गौर फरमाया, गौर किया आपने, आम आदमी पार्टी में शामिल होने के ऑफर पे बीजेपी के विधायक कैसे खिलखिला के हंस रहे हैं। यार बड़ा मजा आ रहा है, फिर से दिखाओ जरा। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। देखा कैसे हंस रहे हैं, दांत निकाल निकाल के। इनकी हंसी देखकर मुझे वो फिल्म याद आ गई, हंसी तो फंसी। यानी केजरीवाल जी समझ रहे हैं कि बीजेपी वाले हंस रहे हैं, इसका मतलब वो फंस रहे हैं, और फंसाने के लिए वो क्या क्या लालच दे रहे हैं ये भी सुनिए, सुनाइए। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी? आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा? आपकी बिजली का इंतजाम करा? केजरीवाल काम आता है आपके? आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। आपने फिर गौर किया, केजरीवाल जी ने 20 सेकंड में कितनी बार मैंने और केजरीवाल शब्द का प्रयोग किया? नहीं किया तो फिर से कीजिए कीजिए कीजिए। केजरीवाल काम आता है आपके? आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। 20 सेकंड में 5 बार केजरीवाल जी ने 20 सेकंड में 5 बार खुद के लिए मैंने केजरीवाल का प्रयोग किया। केजरीवाल काम आता है आपके? केजरीवाल काम आता है आपके? पंजाब चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल जी को खुद पर इतना ज्यादा
कॉन्फिडेंस बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि अब वो जल्दी से जल्दी और भी चुनाव जीतना चाहते हैं। कौन सा चुनाव शेखू? हैं? अरे दिल्ली नगर निगम का चुनाव यानी एमसीडी का चुनाव। ये जो आप इतनी देर से केजरीवाल जी के चैलेंज और ऑफर्स सुन रहे हैं उसकी वजह एमसीडी का चुनाव ही है। चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। दरअसल केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार हारने के डर से अप्रैल में होने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनावों को टालना चाह रही है। वो ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब बंदरू तुम पूछ ही रहे हो तो तुम्हें विस्तार में समझा देता हूं और आप लोग भी सुन लीजिए। दरअसल बीते 9 मार्च को शाम 5 बजे राज्य चुनाव आयोग की दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें चुनाव की तारीख वगैरह का ऐलान होना था। लेकिन उससे ठीक जैसा फिल्मों में होता है 1 घंटा पहले ही यानी 4 बजे उसे केंद्र सरकार का लेटर मिलता है कि हम तीनों नगर निगमों को यानी उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिल्ली नगर निगम को मिलाकर एक करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव के ऐलान को फिलहाल टाल दिया जाए। लेटर मिलते ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टाल दी और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी टाल दिया। बस इसी से केजरीवाल जी भड़क गए। विधानसभा में कैसे भड़के ये तो आपने देख ही लिया, अब विधानसभा के बाहर का भड़कना भी देख लीजिए। दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके जरिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। यानी केजरीवाल जी बीजेपी और केंद्र सरकार को चैलेंज पे चैलेंज दे रहे हैं। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, ओ रे भाजपा पा 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 पा, देखें जरा किसमें कितना है दम। बंदरू, आजकल मुझे शाहरुख खान का बोला हुआ वो फिल्म बाजीगर का डायलॉग बहुत याद आ रहा है। सुबह सुबह जागते जागते और रात के वक्त सोते सोते भी। कौन सा डायलॉग शेखरू? अरे एक ही तो डायलॉग था याद करने वाला, वही हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जब भी पुष्कर सिंह धामी और केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा टीवी चैनलों पर देखता हूं तो यही डायलॉग बोलने का मन करता है। यही हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी, मैं केशव प्रसाद मौर्य। अब देखिए ना, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हार गए, बीजेपी जीत गई और वो हार गए। जैसे ही उनके हारने की खबर आई लगा कि धामी जी के राजनैतिक जीवन पर पूर्ण विराम लगा। लेकिन बीजेपी में आजकल किसी नेता के सितारे बुलंद हो, इसके लिए किस्मत से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा की जरूरत होती है। धामी पर मोदी जी की कृपा हुई और वो उत्तराखंड की राजनीति में हार कर भी बाजीगर बन गए, यानी मुख्यमंत्री बन गए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और ऐसे बाजीगर वो अकेले नहीं हैं, दूसरा कौन है? दूसरे ऐसे बाजीगर हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। आप सब जानते हैं कि मौर्य जी इस बार सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से हार गए थे। कई राजनीतिक विश्लेषकों को लगा कि मौर्य जी की पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप नहीं तो कम से कम कॉमा तो लग ही गया। लेकिन फिर वही हुआ, यानी मोदी जी की कृपा हुई और मौर्य जी विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी फिर से उप मुख्यमंत्री बन गए। मैं
केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तो पूछिए ही मत। आहा, वो कहते हैं ना कि मोदी जी पहलवान, तो जी मौर्य जी कैसे चहक रहे हैं ये देखिए और सुनिए। विभाग जिसको दिया जाएगा, अभी आप ऐसे चलाएंगे जैसे मंत्री ये बन रहे हैं वो बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बाद में नाम काट दिया आप लोगों ने। तो कुल मिलाकर यही बात है भैया कि बीजेपी में मैटर ये करता है कि मोदी जी की कृपा आप पर है या नहीं। अब बेचारे दिनेश शर्मा जी को ही लीजिए, ये सज्जन हाल हाल तक उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन योगी जी जब मुख्यमंत्री पद की दूसरी पारी खेलने आए तो दिनेश शर्मा जी का नाम मंत्रियों की सूची से नदारद था। आप पूछेंगे कारण, तो एकमात्र कारण है कि मोदी जी की कृपा नहीं। वैसे दिनेश जी के साथ ये अनहोनी होने वाली है, इसका अंदाजा तो उसी दिन हो गया था जब बीजेपी लखनऊ में जीत की होली मना रही थी और मंच पर अबीर गुलाल मले जा रहे थे। उस दिन बेचारे दिनेश शर्मा जी कितनी मतलब मेहनत मशक्कत के बाद मंच पर अपने लिए इतनी सी जगह बना पाए थे। प्लीज आप ये देखिए। पीछे आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, लोगों को पीछे करेंगे और पीछे आएंगे थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपने ये भी गौर किया होगा कि जिस शख्स की वजह से वो मंच पर फुल फ्रेम में नहीं आ पा रहे थे वो थे ब्रजेश पाठक जी, जो उन्हें पछाड़कर उप मुख्यमंत्री बने। फिर से देखिए। लोगों को पीछे करेंगे और पीछे आएंगे थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी को। अरे हमको भी थोड़ा जगह दे दो भैया, हमको भी थोड़ा जगह दे दो, हम भी डिप्टी सीएम है भैया, हमको भी फ्रंट पे आ जाने दो। दयनीय दयनीय बेचारे शर्मा जी। जितनी मेहनत शर्मा जी योगी जी के करीब पहुंचने के लिए कर रहे थे, उससे कहीं अधिक मेहनत ब्रजेश पाठक कर रहे थे योगी जी के नजदीक रहने के लिए, और इसमें पाठक जी को सफलता भी मिल गई थी। और फिर मोदी जी की कृपा भी ब्रजेश पाठक पर हुई और वो इस बार केशव प्रसाद मौर्य के साथ उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री बन गए। अभी तक ये रहस्य ही है कि दिनेश जी पर मोदी जी की कृपा क्यों नहीं हुई। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या सुनाए बंदरू। क्या हो गया तुम्हारे साथ चिकरू? अरे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी के साथ हुआ है। बहुत ही असहनीय बात हुई है, उनकी पूरी पार्टी खात्मे की ओर है और वही ये गाना गा रहे हैं, ये क्या हुआ। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायक अपना विकास करके बीजेपी में शामिल हो गए। बेचारे मुकेश सहनी जी बड़े ओवर स्मार्ट बनते थे। ओवर स्मार्ट वो कैसे भैया? अरे बंदरू तुम भूल गए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को कैसा जोर का झटका दिया था। पहले सहनी जी ने आरजेडी से समझौते का ऐलान किया, फिर फटाक से उसे तोड़ दिया और बीजेपी वो जदयू वाले गठबंधन में शामिल हो गए। फिर जब सरकार बनी तो पशुपालन मंत्री बन गए और मौज काटने लगे। लेकिन ये सब 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात की तरह हो गया, ऐसा लगता है। दरअसल हुआ यह कि उनकी पार्टी के जो कुल जमा 3 विधायक थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में मुकेश सहनी को ऐसा शौक लगा, ऐसा धक्का लगा कि बेचारे कोसना भूलकर बीजेपी और अपने बगावती विधायकों को शुभकामनाएं ही देने लगे। जो कल तक हमारे विधायक थे उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो कल तक हमारे साथ थे, वो फिर अपने निर्णय बदले हैं, वो जहाँ पे भी गए हैं उनको शुभकामना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं
कि 74 विधायक बनाने में सनत मल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनको 74 विधायक बनाए। शुभकामना वाले फ्लावर के बाद सहनी जी अचानक फायर बन गए। देखिए फ्लावर कैसे बना फायर। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। वैसे तो बीजेपी ने सहनी जी के साथ जो किया वो असहनीय है, ज्यादती है। आखिर गठबंधन में शामिल दल के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लेना अनैतिक लगता है। बताइए, वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते करते मोदी जी ने उनकी वीआईपी पार्टी को ही खत्म कर दिया। लेकिन सहनी जी ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अभी अभी उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सहनी जी ने विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से कई उम्मीदवार खड़े कर दिए थे ताकि वहां बीजेपी और एनडीए गठबंधन हार जाए, यानी वोट कटुआ बन के गए थे। यह अलग बात है कि उनके सभी उम्मीदवारों की बुरी तरह शिकस्त हुई। बीजेपी इसी से खार खाए बैठी थी और मौका पाते ही ऑपरेशन कर दिया। एक और खास बात यह हुई है कि पटना में मंत्री के नाते सहनी जी को बंगला मिला हुआ है। वहां से उनके नाम वाला बोर्ड यानी नेम प्लेट हटा दी गई। बिहार बीजेपी के कुछ नेता सहनी जी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी कर रहे हैं। अरे अरे बेचारे सहनी जी को पता नहीं और क्या क्या सहना होगा, ना घर के रहे ना घाट के। उनकी हालत और हालात को देखकर एक गाना याद आ रहा है जो मैं उनको अर्पण करना चाहूंगा, जो उनके दुख को, वियोग को, शोभ को, यातना को, वेदना को, संवेदना को, संतरास को, कुंठा को व्यक्त करता है। सहनी जी, आप ही के मुखारविंद से। लूटो न मुझे इस तरह दो राहे पे लाके, दो राहे पे लाके, आवाज न दो एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। संभला हूं मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिराओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ, भूली हुई यादों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।